नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। यूपी का चुनाव अभी 2 साल दूर है। 2027 में यूपी का चुनाव है, लेकिन योगी जी को ऐसा लग रहा है कि डर अभी से सताने लगा है और इसलिए अजीबोगरीब फैसले वो ले रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कल का ये फैसला है। रविवार का दिन था, जब सारे नौकरशाह रविवार का दिन था, सो रहे थे आराम से अपने अपने घरों में। अचानक से एक शासनादेश आ गया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसमें यह कहा गया कि जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक जगहों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीति और भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए ये अहम कदम उठा डाला। सोचिए, 3 या 4 दिन के फैसला आया और उसके 4 दिन के अंदर पूरा एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकल आया, जबकि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर के पीछे होमवर्क होता है, रिसर्च होता है, इम्पैक्ट स्टडी होती है कि इसका असर क्या होगा और क्या हमारा समाज उस तरीके के फैसलों के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 दिन के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े फैसलों को ले लिया और उस पर एक शासनादेश जारी किया, और वो भी एक हाईकोर्ट ऑर्डर के जरिए से। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिना योगी जी के रजामंदगी के तो हुआ नहीं होगा। इसके तहत अब प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यानी कि एफआईआर, अरेस्ट मेमोज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर कास्ट का के बारे में मेंशन किया जाता है, उस कॉलम को अब हटा दिया जाएगा या रिक्त छोड़ दिया जाएगा। इसके स्थान पर माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड पर लगे जाति संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख जारी रहेगा। अब सवाल लोग अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में अपने 28 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि पुलिस दस्तावेजों और एफआईआर में जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने इस समाज को विभाजित करने वाला कदम बताते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दे दिए। जबकि एक ऐसा केस हाईकोर्ट के सामने था जिसका कोई लेना देना इस पर्टिकुलर केस से नहीं था। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस के सभी फॉर्म में पिता या माता के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इंटरनेट मीडिया पर जाति के उल्लेख को रोकने के लिए आईटी नियमों को और मजबूत किया जाए। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अब आप ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ इतने सारे फैसलों को उन्होंने नहीं माना। चाहे वो बहुत सारे फैसले हैं, मैं किसका किसका गिनाऊं, कितने फैसले हैं उन्होंने नहीं माना। लेकिन ऐसा कौन सा इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला था जो उन्होंने तुरंत गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया, जाति आधारित रैलियों को रोक दिया, एफआईआर से कास्ट को मिटा दिया, ये कहते हुए कि अब हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसा समाज जहां पर जाति का वर्णन किया ही नहीं जाएगा। लेकिन क्या समाज इस चीज के लिए तैयार है? योगी आदित्यनाथ इसको क्यों कर रहे हैं? क्या वो मोदी जी की जगह पर बैठने के लिए ये एक नया सपना गढ़ रहे हैं, या फिर मोदी जी को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली राजनीति क्या है। विपक्ष की पार्टियों ने इसको एक आई वॉश बताया है, केवल और केवल धूल झोंकने का काम है ये। आज इसी को समझेंगे। हमारे साथ इस समय देश के जाने माने एकेडमिशियन, पॉलिटिकल एनालिस्ट और अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ है। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो रोक लगाई है सर योगी आदित्यनाथ ने, अचानक से रविवार के दिन एक ऑर्डर आया और सारी जाति आधारित रैलियों पर रोक लग गई। आखिर मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? बहुत धन्यवाद नीलू जी। सच में अगर ऐसा होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो गया होता। बाबा साहब तो चाहते थे कि एक कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण हो, लेकिन सवाल ये है कि वो फरमान जारी कर रहे हैं
जो अब से कुछ साल पहले एक टेलीविजन चैनल पर बैठ करके बड़े गर्व और अहंकार के साथ ये कह रहे थे कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मैं बहुत गर्वित हूं, महसूस कर रहा हूं। ये वो योगी आदित्यनाथ ये फरमान जारी कर रहे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि इस देश में योगी जी के नाम के आगे क्या लगा, वो खैर उन्होंने अपना चोला उनका दूसरा है, वो गोरखपुर के महंत हैं मठ के, लेकिन उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, लगा हुआ है सरनेम। तमाम लोग जो अपने सरनेम के साथ इस देश में पहले से ही एक श्रेष्ठता बोध के साथ हाजिर होते हैं, और जिसके साथ सरनेम नहीं है उसे बताने की कोशिश करते हैं। एक मैं मानता हूं इस देश में श्रेष्ठता बोध और विभेद के एक आंतरिक और एक बाह्य दो चिन्ह हैं। एक तो जिसको उपनयन संस्कार कहा जाता है वो, दूसरा ये जो सरनेम है। अब उपनयन से महिलाएं बाहर हैं, शूद्र बाहर हैं, दलित बाहर तो है ही, तो उनको तो वो मिल नहीं सकता है। दलित खास तौर पर आपको नहीं मिलेगा कि वो अपने सरनेम के साथ आ रहे, कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि वो इससे बेहद पीड़ित रहा है और वो चाहता है। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट होने के नाते, और राहुल गांधी जी जिसकी बात कर रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी इस बात को कह रहा हूं कि राहुल जी का भी सपना है कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें जातिगत आधार पर कोई भेदभाव ना हो, अवसर की समानता हो, न्याय हो, बंधुता स्थापित हो। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है। दो डर हैं और एक अवधारणा है। पहला डर क्या है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, दोनों जगहों पर, यहां तो पीडीए की राजनीति चल रही है अखिलेश यादव जी द्वारा, और राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना से लेकर के जो रिजर्वेशन है उसकी सीलिंग बढ़ाने की बात से लेकर के निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो समाज, जो जातियां, जो समुदाय जो अभी पीछे रह गए हैं, अवसर तो अब उनको मिलना है। अति पिछड़ा समाज है दलितों की, वो अभी सैकड़ों जातियां हैं जो, सच बात यह है कि विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देख पाए लोग। लेकिन आप फरमान क्या जारी कर रहे हैं कि साहब सरनेम नहीं लिखा होगा, क्यों? दूसरा कारण मैं असली बताऊं, वो है मनुस्मृति की मानसिकता। क्योंकि वहां जो भेद है कि फला जाति का होगा तो उसको ये सजा मिलेगी, शूद्र है तो उसको ये घनघोर सजा मिलेगी, वो दलित होगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। दलित और महिला दोनों, शूद्र में महिला भी आती है, तो दलितों के साथ शूद्रों के साथ तो क्या था कि वेद का एक उच्चारण भी कर दें मंत्र तो उनकी जबान काट ली जाए। अब है तो और भयानक जिसे मैं यहां बोल भी नहीं सकता, और अगर वो सुन ले तो कान में शीशा पिघला करके डाल दी जाएगी। ये सब वही मानसिकता है। और न्याय ऐसे ऐसे हो कि फला जाति का व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसका दंड ये होगा, और दलित शूद्र करे तो उसका दंड ये होगा। ये क्या है? अरे भाई, जिसने अपराध किया है वो किसी भी जाति का हो तो पूरी, एक तो पूरी जाति नहीं हो जाती। हम ये नहीं कह सकते कि फला जाति है उसका व्यक्ति था तो वो सारा समाज हो गया, वो अपराधी नहीं है। लेकिन ये वो देश है कि जहां पर अंग्रेजों ने तमाम जातियों को जन्मजात अपराधी बनाया था। जाति के आधार पर गालियां क्या बंद हो जाएंगी? पूछ ले जरा योगी जी से, बंद करा देना। वो सबसे ज्यादा गालियां किसके नाम पर मिलती हैं? दलितों और महिलाओं के नाम पर सबसे ज्यादा उनको अपमान झेलना पड़ता है। सारी गालियां दलित और महिलाओं के खिलाफ है। तो उन जातियों के आप गालियां बंद करवा दीजिए। लेकिन ये खेल क्या है? एक राजनीतिक डर, और दूसरा संविधान को धता बता करके उस मनुवादी मानसिकता से आप न्याय करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इतने सालों में, 10 साल में जो अटैक हुआ है दलितों पर, महिलाओं पर सरेआम, और तमाम पिछड़ी जातियों पर,
उस अन्याय को अब जो असर्शन हो रहा है, उसको आप दबाने के लिए आप नहीं, जाति नहीं होगी, कौन अपराधी की जाति नहीं तो होगी। आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत कि ये जो आप सोशल जस्टिस का जो एक कैंपेन जो विपक्षी दल चला रहे हैं, आप राहुल गांधी ने भी न्याय सम्मेलन इतने सारे किए, उधर अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, उसी तरीके से आरजेडी अपनी तरीके से सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहा है, तो क्या ये जो एक आइडेंटिटी असर्शन है, इसके बढ़ने से योगी आदित्यनाथ को डर हो गया है और इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया? डेफिनेटली इसी वजह से फैसला लिया है। और अभी जैसे गुर्जर स्वाभिमान रैली शायद होने जा रही थी, तो गुर्जर लड़ाका कौम है। गुर्जर अगर खड़ा हो जाएगा, इनका इस्तेमाल करके सांप्रदायिक दंगों में ध्रुवीकरण किया गया। गुर्जर है, जाट है, हरियाणा में चले जाइए यादव है, ये जो लड़ाका जातियां हैं, अब क्या कर रहे हैं कि वो सोशल जस्टिस पर आ गए हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आप हमारा इस्तेमाल करके, अमित शाह का लड़का तो साहब पाकिस्तान और इंडिया के साथ मैच करवाएगा, लड़ने कौन जाएगा, मस्जिद पर कौन झंडा फहराएगा, मस्जिद के सामने डीजे पर कौन डांस करेगा, कांवड़ लेकर के कौन जाएगा, वो होगा दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेनिनसिलियर यूनिवर्सिटी जाकर के वहां एलएलएम करेगा, और यहां क्या करेगा वो, यहां आप उसके भीतर नफरत पैदा करके किसी धर्म विशेष के साथ, जाति विशेष के साथ। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं, ये भयानक रूप से सांप्रदायिक भी है, जातिवादी भी है। भाई योगी जी जो कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ जिसमें भगवान राम पैदा हुए, अरे भाई हमारे कुल में कोई भगवान नहीं पैदा हुआ तो मैं क्या करूं, मैं डूब मरूं जा करके, मैं शर्म करूं क्या? नहीं, तो ये तो योगी जी की इनसिक्योरिटी बताती है कि उनको अब डर हो गया, भय हो गया कि सारे समाज के जो अलग अलग जो जातियां हैं वो अपनी एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं, और वो उनको उनको योगी जी की राजनीति खत्म हो जाएगी और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा फैसला क्या मोदी जी को बिना बताए उन्होंने ले लिया? मोदी जी तो केंद्र में कास्ट सेंसस करवाने की बात कर रहे हैं, और उधर इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो ये कहते हैं कि भाई अब तो कास्ट हम हटा देंगे। ये तो मतलब दो तरीके की बातें हो गई, या तो मोदी जी को बताया नहीं, उन्होंने अपने आप डिसीजन ले लिया, और या तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो क्या रहा है इस समय यूपी में। नहीं, ये मुझे नहीं लगता है कि बगैर मोदी जी के ये फैसला है, और अगर नहीं है, बगैर मोदी जी को बताए ये फैसला हुआ है, इसका मतलब है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में खींचतान चल रही है। और ये खुले तौर पर चुनौती है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी को, अगर ये बगैर बताई फैसला लिया गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो 2014 में भी आए थे तो ओबीसी के मुखौटे के साथ आए थे, नहीं नहीं, अरे हिंदुत्व की राजनीति ये पर नहीं सोचिए आए। कि 2014 से तो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, हम छोटी छोटी जाति को लेकर सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। मोदी जी अभी लास्ट इलेक्शन तक सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, अमित शाह सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, अब अचानक से उस सोशल इंजीनियरिंग को तो बिल्कुल हवा में उड़ा दिया योगी जी ने। इसमें एक चीज और मुझे लगती है, वो बात है कि जिस तरह से योगी जी ने अपनी एक छवि बनाई थी एक क्षत्रिय नेता की, और बीजेपी कभी इस तरह के नेता नहीं पैदा करती, केवल मोदी जी ने किया ये काम 14 में आकर के, वो भी ओबीसी की छवि बनाई, कि पर्टिकुलर जाति की छवि नहीं बनाई थी। अब ये जो छवि है वो नुकसान कर रही है उत्तर प्रदेश में। योगी जी से तो ब्राह्मण भी नाराज है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ भी कम यहाँ अपमान नहीं हो रहा है, कम उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, ऐसे ढेर सारे ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो छवि है, इस छवि से भी हो सकता है कि वो अपने आप को दूर करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया हो, ये लेकर के आए हो वो कानून। लेकिन असल में ये बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने जा रहा है। इससे क्या हुआ कि अभी जो आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे, वो जाति की राजनीति की तरफ फिर से लौट रही है पूरी परिचर्चा, पूरा विमर्श। और ये हम सब जानते हैं कि जब जब राजनीति जाति की तरफ लौटी है, सामाजिक जस्टिस की तरफ लौटी है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो मनुवाद की राजनीति है, वो फेल हुई है। और इसीलिए आप देखिए कि इस समय
खामोशी है। नहीं लेकिन अगर रविका जी, लेकिन एक नजरिया ये भी तो हो सकता है ना कि सब जातियों को एक यूनिवर्सल अम्ब्रेला के नीचे बीजेपी लाने की कोशिश कर रही हो और उसका नाम है हिंदुत्व। अब उनके लिए जाति मैटर नहीं करेगी, क्या वो राजनीति तो वो करने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए नीलू जी, ये वो लोग हैं, इसको कहते हैं ना कि गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज करें। मोदी जी ने तो मंत्रियों के आगे जाति का नाम लिखा। अगर वो किसी आयोग में भी किसी को बना रहे हैं तो उसकी जाति लिख रहे हैं, खेल में भी जाति लिख रहे हैं, भारत रत्न जाति बता करके दिया गया। मोदी जी तो जाति की वहां तक राजनीति करते हैं। वो क्या एक अम्ब्रेला बनाएंगे? वो अम्ब्रेला बनेगा कैसे? आरएसएस के सारे सरसंघ चालक ब्राह्मण होते, एक रज्जू भैया को छोड़ करके वहां कोई दलित का ही नहीं हो सकता सरसंघ चालक। या बीजेपी में जितने भी अभी मुख्यमंत्री हैं उसमें से आज तक एक भी दलित क्यों नहीं हुआ? बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है कि आज तक उसने एक दलित अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया? आप कहेंगे साहब हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति को कितना पावर है ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति से क्या कराया जाता है, आधी रात को उठ करके क्या दस्तखत कराए गए हैं, क्या मोहर लगवाई गई है कानूनों पर। लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते एक भी, आप प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। करे आरएसएस बीजेपी ऐलान कि हम अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे दलित को, नहीं कर सकते। ये असल में जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति है वो उसी पेशवाई मानसिकता से चल रही है, उसी फोल्ड में ये पूरी पॉलिटिक्स है। और तमाम जो जातियां हैं उन जातियों के नेताओं का उनको मुखौटा लगा करके उनके समाज का वोट हासिल किया गया है, लेकिन उन समाजों के लिए कुछ नहीं किया गया। इन 11 साल में जो ओबीसी का मुखौटा लगा करके मोदी जी आए थे, सबसे ज्यादा अगर किसी के अधिकारों का नुकसान हुआ है तो वो ओबीसी समाज है। विश्वविद्यालय में एनएफएस हुए हैं, कितने कुलपति ओबीसी समाज के हैं, जो मंत्री बनाए हैं उनके पास अधिकार जरा बता दीजिए। आपको क्या एक भी ओबीसी उसका नाम याद है किसी मंत्री का? एक दो से ज्यादा तीसरा याद नहीं आएगा, जबकि बहुत सारे बनाए गए हैं केवल उस समाज को गुमराह एक करने चीज से। और भी है, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे लोग अब क्या करेंगे यूपी में, जो केवल मौर्य समाज या फिर बाकी जो इनके अपने मंत्री हैं, अपने बीजेपी के लोग हैं, जो जातिगत राजनीति कर रहे थे किसी किसी छोटे छोटे पॉकेट्स में, वहां पर केवल जाति की राजनीति होती है। अब वो लोग क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से, ठीक है उन्होंने हो सकता है ऑपोजिशन को तंग करने के लिए सोचा हो, लेकिन पहले तो वो अपने बीजेपी के लोगों को कैसे संभालेंगे? उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ कि आगे इसका असर क्या होगा, हम क्या देखेंगे। जी रविकांत जी। हाँ, निश्चित रूप से अब केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या करेंगे। और वैसे भी बीजेपी में मैंने कहा ना कि मुखौटों की तरह इस्तेमाल होता है, दलित और पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पर बिठाया गया था, उनको कुर्सी तक नहीं मिली थी। और जिस व्यक्ति ने 2017 में चुनाव जिताया हो, जो पूरे प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, उसको हटा करके और अचानक योगी आदित्यनाथ को ला करके बिठाया गया हो, वो केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे जब अपने समाज के बीच में जाएंगे? तो ये केवल एक ढकोसला है कि साहब हम जाति लेस सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। कहां से बन जाएगी, मैं तो ये पूछ रहा हूं। हम स्वागत करेंगे अगर वो बना दे सच में, लेकिन जब तक जातिगत भेदभाव है, जब तक नाम के आगे सरनेम लगे हुए हैं, जब तक उन सरनेम के आधार पर श्रेष्ठता बोध है, जब तक उन स्थानों पर वो लोग काबिज हैं जो किसी को अवसर नहीं देते, तब तक आप क्या कह सकते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी बन रही है? यहां तो साफ प्रेम नहीं हो रहा है, शादियां नहीं हो रही है। किसी दूसरी जाति में शादी करके देख ले कोई व्यक्ति, वो यहां तो वो लव जिहाद तो चल ही रहा है। लेकिन क्या हिंदुओं के भीतर जो विभिन्न जातियां हैं वहां पर शादी हो सकती है? क्या करें ना, शुरुआत करें ना, भाजपाई सबसे पहले शुरू करें कि हम अपने बेटा और बेटी, में दोनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, कि दोनों की जो हम शादी करेंगे वो अपनी जाति में नहीं करेंगे। और ये बाबा साहब का सपना था कि कास्टलेस सोसाइटी कैसे बनेगी, अंतरजातीय विवाहों के द्वारा बनेगी। अगर वो ये बहुत क्लियर है कि दोगुलापन एक नजर आता है इस शासनादेश में, लेकिन इस दोगुलेपन के पीछे की मंशा क्या है? क्या ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है? क्या एक बहुत खतरनाक शुरुआत हम देख रहे हैं? क्योंकि आज सब सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं, अरे भाई अब आपके कैबिनेट के मंत्री चुन के आते हैं, जातियों के हिसाब से आते हैं, आप टिकट्स देते हैं वो भी जाति के हिसाब से देते हैं, आप
अपनी रैलीज में संबोधन करते हैं, वो भी जाति समाज को आप एड्रेस करते हैं। अब ऐसे में योगी जी सपना देख रहे हैं कि वो एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे और ऊपर से ऐसा आदेश कि अगर किसी के गाड़ी पर किसी जाति का स्टिकर मिल गया तो उसको हम अरेस्ट कर देंगे, अगर किसी के घर के सामने कोई जाति का अगर कोई चिन्ह या सिंबल मिल गया उसके खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे, एफआईआर से कास्ट को हटा देंगे, अरेस्ट मेमो से कास्ट को हटा देंगे। आखिर ये जो ऑर्डर है ये क्या होगा? क्या अब केवल वही देखेंगे जैसे बुलडोजर राज था, अब उसी तरीके से ये कास्ट राज आ गया कि अब कास्ट के बहाने सबको तंग किया जाएगा? होगा क्या? ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, यही फासिज्म है कि बिना किसी राय मशवरे के, बिना किसी विचार और चिंतन के आप कोई भी फरमान, आपको रात में एक सपना आया और सुबह उठ के आपने कर दिया। यहाँ तो एक कोर्ट का आता है वर्डिक्ट और घंटे भर के बाद आप चिट्ठी जारी कर देते हैं। आपने किसी से राय मशवरा किया? जो जाति पिछले 3000 साल से चल रही है, आप उसको 2 घंटे में खत्म करना चाहते हैं? संभव है क्या? मैं तो कह रहा हूं, मैं स्वागत करूंगा अगर ऐसा होता है तो, लेकिन ये नहीं। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य के आगे जो मौर्य लगा है हुआ है, जरा इसको हटवा दें योगी जी। मैं मान लूंगा कि हाँ वो ईमानदार है, हटवा दें। वो जो दूसरे वाले उनके डिप्टी सीएम हैं, वो उनके आगे से सरनेम हटवा दे तो मैं जानूं कि हाँ हो जाएगा। ये केवल गुमराह करने के लिए और पीडीए की पॉलिटिक्स से, राहुल गांधी जी की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उससे घबरा करके कि साहब गुर्जर समाज की अभी रैली हो रही है, अभी राहुल जी आए थे तो उन्होंने प्रजापति समाज को संबोधित किया था, पाल समाज जिसकी कई प्रताड़नाएं हुई हैं, आरोप हैं कि उसमें ज्यादातर प्रताड़ित करने वाले वो मुख्यमंत्री के सजातीय हैं। इस आरोप के साथ बहुत मुश्किल है योगी जी का सामना करना। अति पिछड़ा समाज इस समय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। दलित तो है ही, दलित का तो मैं वो तो पहले से 1.5 गुना बढ़ा हुआ है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ एसोसिएट था, उसके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं इन 2 साल के भीतर कि वो, और उसमें आरोपी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सजातीय हैं। क्या इस चीज को हटाने के लिए आप कर रहे हैं कि साहब आरोपी की जाति का नाम नहीं आएगा? और अभी अखिलेश यादव कई बार कर देते हैं ट्वीट, या कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल देता है, कोई विपक्ष की पार्टी का प्रवक्ता बोल देता है कि साहब आरोपी यही। वहां हाथरस में क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, हाथरस में जो आरोपी था, जो मुख्यमंत्री का सजातीय था, वो रैली कर रहा था डराने के लिए उस दलित परिवार को, और वो अपने साथ 2 लोग नहीं बिठा सकते थे। पुलिस ने पूरा पहरा लगा लिया था कि कोई उनके साथ मिले नहीं। राहुल गांधी जी जाते हैं, प्रियंका जी जाती है, पुलिस धक्का मारती है। वहां आरोपी को बचाने के लिए सारी खेल किए गए। योगी जी ने कहा था कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे, उसको आर्थिक सहयोग देंगे, और उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने वो कहा विधानसभा में कि हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लीजिए। सोचिए, ये मानसिकता हो जिस मुख्यमंत्री की, वो कहे कि साहब हम कास्टलेस सोसाइटी बना रहे। वाल्मीकि समाज से आपको इतनी तकलीफ है कि उसकी बेटी को आप न्याय भी नहीं दिलवाएंगे और आरोपियों को आप बचाएंगे। वो जो आप कह रहे थे कि यहां से गुंडा राज खत्म हो जाएगा, हम तो सुन रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनके पास 50-50 मुकदमे हैं, वो साथ घूम रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टहल रहा है, वो तो बचे हुए हैं। बुलडोजर कहाँ चल रहा, किन लोगों पर चल रहा? इसमें भी जो आपने जारी किया है, आपने बुलडोजर का नाम लिया रविकांत जी, इसलिए मुझे एकदम से ये सवाल आया कि जब बुलडोजर का मॉडल योगी जी ने शुरू किया, उस बुलडोजर के मॉडल को बहुत सारे राज्यों ने अपना लिया और कई राज्यों में बुलडोजर से घर गिराने की और मुसलमानों को तंग करने की खबर आ गई, और यूपी कहते हैं ट्रेंड सेटर रहता है ये सब में। अब जो ये नया जो चाल योगी जी ने चली है कि भाई अब आप कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे, क्या ये इसी तरीके की राजनीति अब बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वहां भी शुरू होने का डर हो सकता है? ये तो पूरा केओस फैलाएगा सोसाइटी में। डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि इनको जो जाति के आधार पर जो दलितों और पिछड़ों ने असर्शन शुरू किया है, भाई जाति जो है, जैसे दलित ही है तो दलित को एक लंबे समय तक, सदियों तक उसको दबाया गया। आज वो कह रहा है कि दलित होना हमारे लिए कमजोरी नहीं है, दलित होना हमारी ताकत है, और दलित एकजुट हो रहा है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। पिछड़ा आज एकजुट हो रहा है, अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों एकजुट हो रहे हैं। उनके बीच तो थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट है, उनको दूर करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
तो इस वजह से आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब हम कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। अब जो आरक्षण का प्रावधान है या जो SC ST वाला प्रावधान है, हालांकि उसमें तो है कि उसमें आरोपी की जाति लिखी जाएगी, लेकिन अन्य जो प्रावधान है मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, वो लंबे समय से नहीं कर रहा है। नीलू जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने एक नहीं, मैंने सैकड़ों ऐसी रिपोर्ट पढ़ी हैं जिसमें आरोपी की जाति छिपाई जाती है, लेकिन जहां कोई मुसलमान होगा, जहां कोई यादव होगा, वहां तो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि साहब देखिए ये क्या है, गुंडा राज है, ये गुंडे हैं। लेकिन असल में जो गुंडे ही कर रहे हैं उनका सरनेम वहां नहीं लिखा जाएगा। तो ये चल तो काफी पहले से रहा था, बहुत शातिराना तरीके से। इसी को अब एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन समाज में जाति के आधार पर प्रताड़ना है, भेदभाव है, शोषण है, अन्याय है, बलात्कार दलित महिलाओं के क्यों ज्यादा होते हैं और उनको न्याय मिलता है क्या? भटकते हैं लोग। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब आरोपी की कास्ट नहीं होगी, बलात्कार करने वाला कौन है? अरे शर्म आनी चाहिए, उसकी जाति क्यों नहीं खुलेगी? मैं फिर कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के से उसकी पूरी जाति अपराधी या आरोपी नहीं हो जाती, लेकिन कौन है जरा, हम तो कह रहे हैं 1950 से आप डेटा निकाल लीजिए आज तक का, जिसमें सारी सरकारें रही है, निकालिए कि दलित महिलाओं के बलात्कारी कौन है और कितने दलित बलात्कारी रहे, ये भी आप निकाल लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये कास्टलेस सोसाइटी के नाम पर एक झूठा दिखावा योगी जी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं हाईकोर्ट के ऊपर भी आना चाहती हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ऐसा ऑर्डर निकालता है बहुत, और ऐसे तो कई ऑर्डर्स है कि योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स नहीं माने। ऐसा कौन सा ऑर्डर जस्टिस दिवाकर ने निकाल दिया और उसको योगी जी ने तुरंत उसको शासनादेश में बदल दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर में उसको बदल दिया? ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है, मिली भगत तो नहीं है? कोई लोग उसके भी बारे में बात कर रहे हैं कि जस्टिस दिवाकर एक ऑर्डर निकालते हैं, उस ऑर्डर को तुरंत योगी जी पकड़ लेते हैं, शासनादेश निकाल देते हैं बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, और बस शुरू हो जाती है सारी कार्रवाई। डेफिनेटली ये आशंका तो है लोगों को कि ये आनंद फानन में कैसे हो रहा है। और अगर योगी जी ईमानदार है तो मैं एक बहुत पुराने वर्डिक्ट की बात कर देता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है, मुझे लगता है कि अब तो करीब 4-6 साल हो गए होंगे। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी IAS अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, उनके बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा कानून राज्य सरकार को बनाना चाहिए। आपके तो पढ़ेंगे कॉन्वेंट में, और इधर अब आप जो दलित पिछड़े जो बेचारे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, वो भी आप बंद कर देंगे। तो इसको मोदी जी कब लागू करेंगे? कर देना लागू, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आप इस पर ईमानदार नहीं है। दरअसल जो इस समय सोशल जस्टिस की राजनीति है, जो OBC की जातियां, गुर्जर जाट जैसी जातियां, यादव जैसी जातियां, वो अब सामाजिक न्याय की तरफ जा रही हैं। लोध जैसी जातियां जिनका हिंदूकरण किया गया था, वो जातियां अब सोशल जस्टिस के साथ आ रही हैं। उनके सम्मेलन होने वाले हैं, इससे घबरा करके। और दूसरा, जो आरोपी हैं, उन आरोपियों की जाति को बचाने के लिए एक्सपोज ना हो, और जो योगी जी के साथ चस्पा हो रहा है कि साहब एक पर्टिकुलर जाति के आरोपियों को बचाया जा रहा है, इसको कहीं धुंधला करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। इसलिए आशंका उस पर भी है कि इतनी जल्दी आपने कैसे फरमान जारी। मैं वही कह रहा हूं कि कोई भी कानून बनता है तो उस पर आप सोच विचार करते हैं, ये घंटे 2 घंटे के भीतर कैसे हो रहा है, इसीलिए वो आशंका है। नीलू जी, लेकिन कुल मिलाकर अब मैं आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगी रविकांत जी, कि आपको क्या लग रहा है कि योगी डर गए, या योगी और मोदी जी दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस बड़े डिसीजन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, और कल एक एक्सटेंडेड CWC भी है कांग्रेस की पटना में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें सब इसी से जुड़ी हुई हैं? क्या आपको इस बात की भी आशंका है? देखिए ये एक टेस्टिंग है। ये वो जो मैंने कहा कि PDA की राजनीति से घबराहट है, आरोपियों की जाति से घबराहट है, इसके अलावा एक टेस्टिंग है कि अगर हम इस तरह का फरमान जारी कर देते हैं और लोग अगर साइलेंट मोड पर रहते हैं तो पूरे देश में कर दीजिए। अगर इसमें नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, उन्हें अगर सूचना है इस बात की, तो फिर आप पूरे देश में इसको लागू कर दीजिए। और
अभी तो ये शक हो रहा है कि मोदी जी को पता कैसे होगा, या मोदी जी को बता के उन्होंने कैसे किया होगा, जब केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस करा रही है, इधर योगी जी एक कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो ये तो दो तरीके की बातें हो गई एक ही पार्टी में। या तो मोदी जी योगी की बात नहीं मान रहे हैं, और या तो योगी मोदी की बात नहीं मान रहे हैं। इसमें से एक ही चीज हो सकती है। देखिए, यही यही आरएसएस की पॉलिटिक्स है। आरएसएस के विषय में यही कहा जाता है कि उसके कई मुख हैं और टेस्टिंग होती है, क्या ये चलेगा, और अगर चलेगा तो दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे भी लागू, जो आपने बुलडोजर की बात कही थी, तो उन दूसरी जगहों पर भी लागू करिए, और नहीं, तो लागू आपको लगता है करके कि जो बाकी जो राज्य जो जातियां हैं उनके तरफ से एक पुशबैक आएगा इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर, चाहे वो सुहेल समाज हो, और हमें नहीं भूलना चाहिए मोदी जी माला पहनाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी सुहेल देव समाज में, कभी महाराणा प्रताप को। ये सब सारी चीजें क्या आप ये बंद होने वाली है आने वाले दिनों में? पुशबैक नहीं 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 कैसे नहीं हो? नहीं, बीजेपी अपना काम करेगी। जैसे राजभर समाज है, तो राजभर समाज में क्या होगा, सुहेल देव जी के नाम पर होने लगेगा। ये पहले भी आया फरमान, ये हाई कोर्ट का एक बार और डिसीजन आ चुका है कि रैलियां नहीं करेंगे जाति के नाम पर, वो ये नहीं था। और जब रैलियां नहीं करेंगे, इसी भारतीय जनता पार्टी ने सारी जातियों की रैलियां की, बस नाम बदल दिए। अभी यही समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो गुर्जर समाज की जो रैली होनी थी, अब गुर्जर समाज की जगह अब वो पीडीए समाज लिखा जाएगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, यही तो होना है। बीजेपी कभी बंद नहीं करने वाली, क्योंकि बीजेपी को तो इन तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल जो पर्टिकुलर एक एक जाति के रहे हैं, उनसे उनको मदद मिली है। उन्होंने गुमराह किया है पूरा पिछड़ों की राजनीति को, पूरा एक सामाजिक न्याय की राजनीति को बीच से उन्होंने अब दरका दिया है, दो फाड़ तीन फाड़ कर दिए हैं। उसी तरह से दलित राजनीति के भी दो तीन फाड़ कर दिए हैं। ये उसमें वो कामयाब रहे, इसलिए वो जाति को छोड़ देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एक जमाना था जब बिहार में सोशलिस्ट मूवमेंट चला था, और आप बखूबी उससे परिचित होंगे कि जहां पर जनेऊ काटे गए थे, जनेऊ एक ढेर लग गया था। और बिहार में आप देखिए कि सरनेम गायब है बहुत सारे लोगों के, नीतीश कुमार, ये कुमार, वो कुमार, उसमें क्षत्रिय समाज के भी हैं, भूमिहार समाज के भी लोग हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें कुर्मी भी हैं। लोगों ने कोशिश की थी, वो कोशिश थी जो समाज के द्वारा की गई थी, लेकिन तब भी जाति नहीं गई। तब भी नीतीश कुमार के साथ है कि किस जाति के हैं, या कोई दूसरा कुमार है वो किस जाति का है, तब भी नहीं गई। ये फरमान, ये सामाजिक सुधार के जरिए चीजें बदल सकती हैं। संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार अभी जिन जातियों को अवसर मिलने हैं इस आरक्षण के जरिए, अब आप कहें कास्टलेस सोसाइटी हम बनाएंगे, यही तो असली खेल है कि संसाधनों पर कब्जा बना रहे। और जो कास्ट सेंसस से ये लोग डरे हुए हैं, उसका असली कारण क्या है कि यहाँ पर सिर्फ मुंडी नहीं गिनी जाएगी, उसमें यह भी होगा कि फॉर्च्यूनर किसके पास है, उसमें यह भी गिना कि एक आदमी के पास कार कितनी है, उसके पास खेती कितनी है, उसके पास गहने कितने हैं, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है। यानी जो संपदा है वो कितनी किसके पास है, कितनी जातियों के पास सरकारी नौकरियां हैं, कितने परसेंट निजी क्षेत्रों में नौकरियां हैं, कितने परसेंट लोग जुडिशरी में हैं कि नहीं है, ये सारी चीज आएगी। तो उसके बाद ये जो देश के भीतर सामाजिक अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की पोल खुलेगी, और इसी को भटकाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि हम सब कास्ट है सोसाइटी। हो सकता है कल को योगी जी कहें कि असली डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का समर्थक मैं हूं, कास्टलेस सोसाइटी बना रहा हूं। लेकिन आप तो क्षत्रिय कुल पर आप अभिमान कर रहे थे, अच्छी बात है करिए, लेकिन जरा ईमानदारी से ये काम अगर करना है, मैं तो करूं, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन ये ईमानदारी से होगा क्या? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आप बगैर जाति के न तो वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, न मंत्री बना सकते, एक एक करके दिखाएंगे। आपने रामनाथ कोविंद जी को बनाया था राष्ट्रपति, तब तो आप बहुत चिल्ला रहे थे कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। अचानक रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? ये संभावना नहीं है, ये भी एक कुटिल चाल है। द्रौपदी मुर्मू के लिए भी तो यही बोला गया, उनके लिए भी यही बोला गया। और वो आदिवासी समाज से आती हैं, हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ से लेकर के और झारखंड तक में अडानी साहब को बिहार में जमीनें मिल रही हैं, उनके जंगल काटे जा रहे हैं। यहाँ मोदी जी कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम,
हजारों लाखों पेड़ कटवा दे, एक पेड़ माँ के नाम। ये जो वो है ना नौटंकी, असली प्रहसन बीजेपी में ही संभव हो। दो मुहांपन, लोगों को मूर्ख बनाना, नौटंकी करना, ये पाखंड करना, ये सब इसी पार्टी में चलता है। इस पार्टी में एक चीज जो ईमानदार है, वो मैं मानता हूं, इनकी मनुस्मृति के आधार पर इस देश में राजतंत्र स्थापित करना। यही एक ईमानदारी है जो इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए, जिसे बाबा साहब ने कहा था कि वो आपदा साबित होगी। और यही लड़ाई, इसी आपदा को बचाने की लड़ाई जो नेहरू जी ने भी लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, और आज राहुल गांधी जी उसको लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस करेंगे आपसे चलते चलते कि ये जो पूरा खेल है या पाखंड का खेल है, ये योगी अकेले कर रहे हैं या फिर इसमें आपको लगता है कि मोदी जी की भी मंशा शामिल हो? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ मोदी जी की नहीं, इसमें आरएसएस की भी मंशा शामिल होगी। बगैर आरएसएस बराबर यही ढोंग करता है। आरएसएस, मोदी और योगी तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है। डेफिनेटली बिना उसके संभव ही नहीं है। और मैं मोदी से ज्यादा आरएसएस की इसमें मंशा देखता हूं, क्योंकि आरएसएस इस तरह का ढोंग और पाखंड करता है कि नहीं साहब, हम तो जाति को नहीं मानते हैं। वो एक भंवर मेघवंशी हैं, आप जानते होंगे, बड़े राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आरएसएस में थे। उनके गांव में जो आरएसएस के लोग आए तो वहां तो ये था कि साहब जाति हम इसको मानते नहीं है। उन्होंने बड़े शौक से अपने परिवार से कहा कि भाई हमारे भाई लोग आए हैं, उनको खाना बनाइए। वो पहले तो परिवार वालों ने कहा कि तुम्हारा खाना कौन खाएगा, कि नहीं नहीं नहीं, आरएसएस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। खाने पर बुलाया गया तो आरएसएस के लोगों ने कहा नहीं हम खाना खाएंगे नहीं, ऐसा करो तो पैक कर दो। खाना पैक हुआ, 2 किलोमीटर के बाद आरएसएस के लोगों ने वो खाना फेंक दिया। उस दिन भंवर मेघवंशी की आंखें खुली और जो उन्होंने आत्मकथा लिखी कि मैं भी कार सेवक था, वो असलियत है। हम साहब जाति को नहीं मानते हैं, लेकिन कूट कूट करके भरा हुआ है। जो जातिगत मानसिकता है वो कूट कूट करके भरी हुई है। ये एक टेस्टिंग है नीलू जी, जिसके जरिए कोशिश हो रही कि ऐसा करके क्या हम जाति जनगणना को, सामाजिक न्याय की राजनीति को, आरक्षण को, अभी देखा ना आपने, बहुत सारे बाबा लगे हुए हैं कि आरक्षण नहीं, संविधान को नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर अनपढ़ थे, ये सारा अभी चल रहा है ना। ये आप इस समय को पूरा देखिए कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, कैसे सोशल मीडिया पर ला करके और तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स पर ला करके इंटरव्यू हो रहे हैं साहब, और वो कह रहे नहीं अंबेडकर को तो संस्कृत नहीं आती थी। मतलब वो व्यक्ति जिसने संस्कृत सीखी, हाई स्कूल में जिसको पढ़ने को नहीं दिया गया, संस्कृत सीखी, अधिकार पूर्वक सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और उसके बारे में कहा कि उनको आता नहीं है, उन्हें पता नहीं है, मनुस्मृति नहीं जानते, संविधान के निर्माता नहीं है। रोज अपमान कराना है इनको बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर का। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये भयानक रूप से जातिवादी, भयानक रूप से सामंतवादी, पितृसत्तात्मक सोच के लोग हैं। महिलाओं के साथ रोज जो टिप्पणियां हो रही हैं, वो टिप्पणियां कितनी अनर्गल हैं। क्या इन बाबाओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकती कि आप क्या क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये नहीं होगा। ये सारा इस समय का आप टेस्टिंग देखिए, उसी का ये हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर ये आगे बढ़ेगा। लेकिन वो निकल चुकी है, इनके हाथ से गाड़ी निकल चुकी है। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, उनकी जो राजनीति चल रही है। और इस समय देश का जो मर्म है, वो देश का मर्म है अम्बेडकरवाद, जो उसी जाति के खिलाफ, हम भी जो उस जाति के खिलाफ, लेकिन अवसर की समानता, न्याय के साथ और बंधुता के साथ। अच्छा होता है योगी जी कहते कि हम बंधुता स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके आप नीति और नियत दोनों को सैल्यूट करते। हम जाति को खत्म करना चाहते हैं, और फिर आप मौर्य जी के साथ अन्याय न करें या किसी और जाति के साथ अन्याय न करें तो मैं मान लूं। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले स्वागत करने वाला हूं। ये लोग क्या करेंगे? जो निषाद पार्टी है, अपना दल, ये लोग क्या करेंगे? तो बीजेपी के एलाइज हैं। ये तो बीजेपी ने अपने एलाइज के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और केंद्र में भी उनका समर्थन है। बिल्कुल, इससे योगी जी फंसेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक ऐसा ट्रम्प कार्ड योगी जी खेल रहे हैं जिससे कि मोदी जी की सरकार ही गिर जाए सेंटर में। भाई अगर सारे जो इनके एलाइज हैं दूर छिटकने लगेंगे जाति के नाम पर,
तो फिर क्या करेंगे मोदी जी? तो फिर ये मानिए कि नागपुर से इशारा हुआ है योगी जी को, तो फिर मोदी जी नहीं है, सीधा नागपुर से तार जोड़ना है, दिल्ली को बीच में छोड़ दिया गया है, तो फिर वहां से खेल हो रहा है कुछ। और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।